नमस्कार। आज हम भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया के बिल्कुल आखिरी पड़ाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो एटेप जहाँ सब कुछ तय होता है। बिल्कुल। जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है, फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। तो आज हम इसी पर ध्यान देंगे, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 पर। जानना ये है कि इस मंजिल पर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, उनके पास क्या शक्तियां हैं, क्या विकल्प हैं। सही कहा। यह अनुच्छेद 111 देखने में शायद प्रक्रिया का एक हिस्सा लगे, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। असल में यहीं पर फैसला होता है कि संसद ने जो चाहा है वो कानून बनेगा भी या नहीं। हाँ, ये राष्ट्रपति को एक कह सकते हैं संवैधानिक गार्ड की भूमिका देता है, एक अंतिम नजर। तो चलिए फिर खोलते हैं इस प्रक्रिया की परतें, देखते हैं क्या होता है। तो जहां तक मेरी समझ है, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को मोटे तौर पर 3 रास्ते देता है ना? जब बिल उनके पास पहुंचता है, पहला तो सीधा वाला है, सहमति दे देना, असेंट। हाँ, एसेंट। और जैसे ही वो सहमति देते हैं, बस वो बिल उसी पल एक्ट बन जाता है, कानून। मतलब बिल की यात्रा सफल हुई। यात्रा सफल हुई, ठीक है। अच्छा, दूसरा विकल्प है सहमति रोकना, विदहोल्ड एसेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मना कर सकते हैं। हाँ, सैद्धांतिक रूप से मतलब थियरी में वो अपनी सहमति रोक सकते हैं। ये एक तरह की वीटो शक्ति है, पर इसकी अपनी सीमाएं हैं, जिसकी बात शायद हम आगे करें। ओके। और फिर तीसरा रास्ता है कि राष्ट्रपति उस बिल को संसद को वापस भेज दें पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। हाँ, वो कह सकते हैं कि भाई इस बिल के इन हिस्सों पर या शायद पूरे बिल पर ही एक बार फिर से सोच विचार कर लीजिए। एक और मौका सोचने का। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक शायद कोई कैच है, ये हर बिल पर नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर आता है धन विधेयक, यानी मनी बिल का खास दर्जा। अच्छा। संविधान साफ कहता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। ओहो। अगर लोकसभा स्पीकर ने किसी बिल को मनी बिल सर्टिफाई कर दिया है, तो फिर राष्ट्रपति के पास उसे लौटाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। ये तो बड़ी खास बात है। मतलब बजट या टैक्स वाले जो बिल होते हैं, उन पर राष्ट्रपति के हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं वापस भेजने के मामले में। हाँ, मनी बिल पर उनके पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो सहमति दें या फिर सहमति रोक लें। लेकिन जैसा हमने शायद पहले भी इशारा किया था, और हमारी संसदीय परंपरा भी यही है, मनी बिल पर सहमति रोकना मतलब लगभग अनसुना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से सरकार का पूरा वित्तीय कामकाज ठप हो सकता है। सोचिए, बजट ही रुक जाए तो। इसलिए असलियत में मनी बिल पर राष्ट्रपति की सहमति लगभग तय ही होती है। अच्छा। तो निचोड़ ये है, साधारण बिल पर 3 ऑप्शन, मनी बिल पर असल में एक ही, सहमति देना। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब संविधान बन रहा था, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच क्या थी इसके पीछे? अनुच्छेद 111 को इसी रूप में क्यों रखा गया? डॉक्टर अंबेडकर का क्या विचार था इस पर? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। संविधान सभा की बहसों में इस पर काफी चर्चा हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर का मुख्य तर्क ये था कि राष्ट्रपति, जो पूरे राष्ट्र के प्रमुख हैं, उन्हें एक संवैधानिक संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। संरक्षक? हाँ, मतलब उन्हें कानून की गुणवत्ता, उसकी संवैधानिकता पर एक आखिरी नजर डालने का हक होना चाहिए। एक तरह का सेफ्टी नेट आप कह सकती हैं। ताकि संसद जो बहुमत से चलती है, कहीं जल्दबाजी में या किसी दबाव में कोई ऐसा कानून न बना दे जो देश के लिए ठीक ना हो या संविधान के खिलाफ हो। लेकिन ये भी सोचा गया होगा कि राष्ट्रपति की ये ताकत असीमित ना हो जाए, मतलब वो संसद की इच्छा को पूरी तरह नकार ना सके। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर संतुलन की बात आती है। डॉक्टर अंबेडकर और बाकी लोग ये भी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति, जिन्हें जनता सीधे नहीं चुनती, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी संसद की इच्छा पर हमेशा के लिए रोक लगा दें। सही बात है। इसीलिए पुनर्विचार का रास्ता रखा गया। राष्ट्रपति अपनी चिंता बता सकते हैं, संसद को दोबारा सोचने को कह सकते हैं, लेकिन अगर संसद फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है, तो आखिर में संसद की ही चलेगी। अच्छा। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह एब्सोल्यूट वीटो, मतलब बिल को हमेशा के लिए खत्म करने की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। अगर संसद पुनर्विचार के बाद बिल दोबारा पास कर देती है, तो राष्ट्रपति को हाँ कहनी ही पड़ेगी। तो ये कार्यपालिका, मतलब राष्ट्रपति, और विधायिका यानी संसद, इनके बीच शक्ति संतुलन का एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है। चेक्स एंड बैलेंसेस जिसे कहते हैं। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी गहराई से सोचा था। सही में। यह संतुलन पक्का करता है कि कानून बनाने में थोड़ी गंभीरता रहे,
ठहराव रहे, लेकिन आखिरी फैसला लोगों की चुनी हुई संसद का ही हो। चलिए, अब ये तो हुई थ्योरी की बात। जरा असलियत में देखें, अनुच्छेद 111 काम कैसे करता है। इतिहास में ऐसे मौके आए होंगे जरूर जब राष्ट्रपति ने इन शक्तियों का इस्तेमाल किया हो। मुझे वो 1986 वाला भारतीय डाकघर विधेयक का मामला याद आ रहा है, वो काफी चर्चा में था। हाँ, बिल्कुल। वो जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं, उसका क्लासिक उदाहरण है। उस वक्त के राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह जी ने उस बिल पर न तो हाँ कहा, न ना कहा और ना ही उसे वापस भेजा। तो फिर क्या किया? वो बस उस पर बैठ गए, अनिश्चितकाल के लिए, क्योंकि संविधान में कोई टाइम लिमिट तो है नहीं कि राष्ट्रपति को कितने दिन में फैसला लेना है। अच्छा। तो इस स्थिति को पॉकेट वीटो कहा गया, मतलब बिल को अपनी जेब में रख लिया। यह असल में सहमति रोकने, विदहोल्ड असेंट वाली शक्ति का ही एक, कह लीजिए, खामोश लेकिन बहुत असरदार इस्तेमाल था। बड़ा दिलचस्प तरीका। मतलब संविधान की खामोशी का फायदा उठाया गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये राष्ट्रपति के लिए एक राजनीतिक दांव भी बन जाता है कई बार, बिना सीधे टकराव के असहमति जताने का। और वो दूसरा वाला विकल्प, मतलब पुनर्विचार के लिए लौटाना, उसका कोई बड़ा उदाहरण है? हाँ, वो भी हुआ है। साल 2002 में तब राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, जिसे पोटा कहते थे, उसको बदलने वाले बिल को कुछ आपत्तियों के साथ वापस संसद को भेजा था। ओहो, कलाम साहब ने, क्या आपत्तियां थी उन्हें? उन्हें बिल के कुछ प्रावधानों पर चिंता थी, खासकर मानव अधिकारों से जुड़ी हुई। उन्हें लगा कि इस पर दोबारा विचार होना चाहिए। अच्छा, तो फिर संसद ने क्या किया? उनकी बातें मानी? संसद में फिर से बहस हुई, लेकिन उस समय की सरकार अपने स्टैंड पर कायम रही और बिल को बिना किसी बदलाव के दोबारा पास कर दिया गया। बिना बदलाव के? हाँ, और फिर जैसे संविधान कहता है, जब कोई बिल पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है, चाहे उसमें बदलाव किया गया हो या नहीं, तो राष्ट्रपति के लिए उस पर सहमति देना अनिवार्य हो जाता है, बाध्यकारी। तो कलाम साहब को भी फिर साइन करने पड़े? हाँ, उन्होंने फिर उस पर हस्ताक्षर किए। तो ये उदाहरण तो साफ दिखाता है कि पुनर्विचार की शक्ति एक अहम चेक जरूर है, लेकिन आखिरी फैसला संसद का ही है। राष्ट्रपति बस एक बार रोक सकते हैं, सोचने पर मजबूर कह सकते हैं। बिल्कुल सही। ये संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को दिखाता है। राष्ट्रपति समीक्षा कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की इच्छा सबसे ऊपर है। और अभी हाल में ही हमने देखा 2023 में, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम मतलब महिला आरक्षण बिल पास हुआ, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तो काफी तेजी से सहमति दे दी थी। हाँ, वो बिल्कुल सीधा और तेज असेंट का ताज़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि जब किसी बिल पर आम सहमति हो या सरकार और राष्ट्रपति के बीच अच्छा तालमेल हो, तो ये प्रक्रिया कितनी स्मूथ हो सकती है। और जहाँ तक मनी बिल्स की बात है, जैसा हमने पहले कहा, चाहे वो 2017 का GST कानून हो या हर साल आने वाला बजट यानी वित्त विधेयक, उन पर तो सहमति हमेशा मिलती ही है, इस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, अब इस पूरी प्रक्रिया को और आसानी से समझने के लिए चलिए काल्पनिक स्थिति बनाते हैं। मान लीजिए संसद एक नया कानून पास करती है, सबके लिए स्वास्थ्य गारंटी विधेयक, लोकसभा से भी पास, राज्यसभा से भी पास। अब ये राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, क्या क्या हो सकता है? ठीक है, अच्छा उदाहरण है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति उस बिल को देखेंगे, पढ़ेंगे, शायद अपने सलाहकारों से, संबंधित मंत्रालयों से राय लेंगे। अगर उन्हें लगता है कि बिल ठीक है, देश के हित में है, संविधान के दायरे में है, तो वो सीधे अपनी सहमति दे देंगे, असेंट, और वो कानून बन जाएगा। आसान। लेकिन अगर उन्हें कुछ दिक्कत लगे, मान लीजिए उन्हें लगे कि इसमें जो पैसे का हिसाब है वो ठीक नहीं है, या इससे राज्यों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। देखिए, क्योंकि ये शायद मनी बिल नहीं माना जाएगा जब तक कि इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स लगाना या सरकारी खजाने से पैसा निकालना न हो, तो राष्ट्रपति के पास इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का विकल्प होगा। अच्छा। वो अपनी चिंताएं एक नोट के साथ संसद को वापस भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई जरा इन पॉइंट्स पर फिर से गौर कर लीजिए। और मान लीजिए संसद उनकी चिंताओं पर विचार करती है, कुछ बहस होती है, पर आखिर में वो तय करती है कि नहीं, बिल जैसा है वैसा ही ठीक है, और उसे दोबारा वैसे ही पास कर देती है। तब वही स्थिति होगी जो हमने पोटा वाले केस में देखी थी। राष्ट्रपति के लिए अब सहमति देना संवैधानिक रूप से जरूरी हो जाएगा, मैंडेटरी। हाँ, उनके पास अब उसे रोकने या और देर करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनकी समीक्षा वाली भूमिका पूरी हो गई और संसद ने अपनी आखिरी इच्छा बता दी। तो मतलब साधारण बिल पर राष्ट्रपति एक तरह से स्पीड ब्रेकर तो बन सकते हैं, लेकिन स्टॉप साइन नहीं, अगर संसद दोबारा रेस में आ जाए तो। हाँ, ये अच्छा तरीका समझने का। स्पीड ब्रेकर, स्टॉप साइन नहीं।
लेकिन अगर ये कोई मनी बिल होता, जैसे हमारा सालाना बजट, हाँ, अगर ये बजट होता जो कि फाइनेंस बिल के रूप में आता है और मनी बिल माना जाता है, तो राष्ट्रपति के पास उसे पुनर्विचार के लिए भेजने का ऑप्शन ही नहीं होता ही नहीं। नहीं, उन्हें या तो हाँ कहना होता या सिर्फ किताबी तौर पर ना कहना होता। पर जैसा हम जानते हैं, मनी बिल को ना कहना असलियत में मुमकिन नहीं लगता। तो मनी बिल के मामले में रास्ता सीधा है, सहमति ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। तो ये सब समझने के बाद ये बात तो साफ है कि अनुच्छेद 111 सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ स्टैंप लगाने की बात नहीं है। इसका महत्व काफी गहरा है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। अनुच्छेद 111 हमारे संवैधानिक सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी वॉल्व है, सुरक्षा कवच कह लीजिए। सेफ्टी वॉल। हाँ, ये एक साथ कई काम करता है। पहला, ये जल्दबाजी में बने या ठीक से विचार विमर्श किए बिना बने कानूनों पर एक रोक लगाता है। दूसरा, ये कार्यपालिका को यानी राष्ट्रपति के जरिए सरकार को कानून बनाने की प्रक्रिया पर अपनी राय या चिंता बताने का एक औपचारिक मौका देता है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, ये आखिर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। सही। ये कानून की गुणवत्ता, सरकार की जवाबदेही और लोगों की इच्छा के बीच एक बहुत नाजुक लेकिन बहुत जरूरी संतुलन बनाता है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें समझ में आ रही हैं वो ये हैं। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को बिलों पर सीमित लेकिन काफी अहम शक्तियां देता है। वहां कह सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, जिसका एक रूप पॉकेट वीटो भी है, या साधारण बिलों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। धन विधेयकों पर उनके विकल्प बहुत सीमित हैं। असल में सहमति ही देनी होती है, और ये पूरी व्यवस्था कार्यपालिका की निगरानी और विधायिका की आखिरी बात, इन दोनों के बीच एक सोचा समझा संतुलन है। बिल्कुल। ये संतुलन दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान कोशिश करता है कि शक्ति का गलत इस्तेमाल भी ना हो और साथ ही लोगों के दिए हुए जनादेश का सम्मान भी हो। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या ये संतुलन हमेशा ऐसा ही बना रहता है, या बदलती राजनीतिक स्थितियां जैसे गठबंधन सरकारें या फिर मान लीजिए कोर्ट के फैसले, न्यायिक सक्रियता, क्या ये सब इस संतुलन की व्याख्या और इसके अमल को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि एक जीवंत लोकतंत्र में ये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो समय के साथ बदलती है, विकसित होती है। तो ये सवाल भविष्य के लिए एक विचार बिंदु जरूर है।